Let's discuss important questions of गवर्नमेंट बजट. सो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट अपने एस्टिमेशंस बताती है रिसिट्स और एक्सपेंडिचर के. रिसिट्स और एक्सपेंडिचर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. एक तरीका होता है रेवेन्यू कैपिटल, दूसरा तरीका होता है रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू और कैपिटल में क्या होता है? रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. देन कैपिटल में क्या होता है? कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड रिसिट्स के बेसिस पर अगर हम इसको समझे, थोड़ा प्रॉपर तरीके से बच्चे समझते हैं, रिसिट्स में बेटा रेवेन्यू होते हैं और कैपिटल होते हैं, और एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं. बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, एक छोटी सी बात आप लोगों को जरा मैं याद दिला दूं. रेवेन्यू रिसिट्स से ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इंक्रीज होती है और ना कोई एसेट रिड्यूस होता है. एग्जाम्पल टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल रिसिट्स, जैसे कि बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स, रिकवरी ऑफ लोन, तो बेटा ये वो सोर्सेज है जिनसे या तो लायबिलिटीज बढ़ेंगी जैसे कि बोरोइंग्स, या उनका कोई एसेट रिड्यूस होगा लाइक डिसइन्वेस्टमेंट. सो कैपिटल रिसीट्स विल आइदर लेड टू इंक्रीज इन like liabilities of the government or reduction in assets of the government. These are example of capital receipts. Then we talked about revenue expenditure. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या रहता है बेटा? कोई भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती और कोई भी एसेट उनकी तरफ से इंक्रीज नहीं होता. अब एक्सपेंडिचर हो रहा है तो या तो कोई एसेट मिलना चाहिए या कोई लायबिलिटी रिड्यूस होनी चाहिए, बट इन दोनों में से कोई एक होगा. व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल, सो दीज थिंग्स ऐड टू एसेट्स ऑफ द इकोनॉमी and they are a part of capital expenditure of the government. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं ये. बट ऑन दी अदर हैंड अगर गवर्नमेंट सैलरीज पे कर रही है तो इससे ना तो उनकी कोई लायबिलिटी कम हो रही है ना कोई उनका एसेट इंक्रीज हो रहा है. दैट इज व्हाई इट इज टू बी पुट अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लाइक सब्सिडीज, डोनेशंस टू द स्टेट गवर्नमेंट आर ऑल एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया जाए तो इट विल बी एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो एक एसेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है? रेगुलरली इंटरेस्ट. सो दैट इज व्हाई लोन देना फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन एसेट. बट लोन लिया स्टेट गवर्नमेंट ने, उनके लिए लायबिलिटी है. बट दिस चैप्टर इज ओरिएंटेड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट. सो आई बिलीव इतना इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोगों को याद होने चाहिए इस चैप्टर के. economic stability, reallocation of resources, management of public sector enterprises, economic growth. So these are some objectives that government has to take care while preparing the budget. First, we will talk about multiple choice questions. Then we will talk about true, false and assertion reasoning based question, fill in the blanks, short answers, long answers. Understood? Let's start with the multiple choice questions at first. Answer साथ में ही है, but I will be explaining to you each and every answer, not in a lot detail, because in this lecture our focus is to discuss the questions, not in elaboration, not in explanation, but little bit of explanation you can expect from my side. Let's start from the very first question that asks, which of the following are the objectives of budget? I just told you redistribution of income and wealth is one of the objective, stability is also the objective, third option is both, fourth option is none. So the answer is crystal clear in this question that government prepares the budget for maintaining the stability in the economy and to distribute the resources equitably in the economy. So both of them are the objectives for the government for preparing the budget. So both the options are correct. Let's go with the second question. Direct tax is called direct because it is collected directly from producers of the goods. No, it is indirect. जो produce करेंगे उनसे collect होता है indirect tax. Sellers on goods से भी बेटा indirect tax, GST और VAT. Buyers of the goods again GST. Income earners से income tax earn करा जाता है. Income tax is an example of a direct tax because the liability and burden falls on the same person. So as a result, it is a direct tax. Its burden cannot be shifted to other person. It is levied on the same person who has earned the income. So option D. Any doubt, difficulty for the offline students in these two questions? Crystal clear. Proceed with the third question. All right. Third question says, इसको थोड़ा सा जरा मैं राइट साइड कर दूं. When there is some important concept that is needed to be explained, तब हम इसको यूज करेंगे. थर्ड क्वेश्चन, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स. इंसिडेंट ऑफ टैक्स होता है कि अल्टीमेटली टैक्स देगा कौन? ठीक है, हु इज लायबल टू पे दी टैक्स. लेवल एंड रेट ऑफ टैक्सेशन, हु अल्टीमेटली बियर्स द मनी बर्डन ऑफ टैक्स. यही मैंने दूसरी लैंग्वेज में बोला था कि द वन हु विल बी पेइंग दी टैक्स. सो दिस इज समथिंग दैट इंसिडेंस ऑफ टैक्स मींस कि अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा. दैट इज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स. एंड कैन इट बी शिफ्टेड इन डायरेक्ट टैक्स? नो. Can it be shifted in indirect tax? Yes.
इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और वैट प्रोड्यूसर या सेलर पे नहीं करता, वो बर्डन शिफ्ट कर देता है अपने कस्टमर पे, क्लाइंट पे। बट डायरेक्ट टैक्स में आप अपना इंसिडेंस आगे शिफ्ट नहीं कर सकते, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जिसकी इनकम वही टैक्स भरेगा, जिसकी प्रॉपर्टी वही टैक्स भरेगा, जिसकी कंपनी वही टैक्स भरेगा, कॉर्पोरेट टैक्स। इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर कंपनी। Which of the following is an indirect tax? Profit, wealth, custom duty, gift tax. बेटा कस्टम ड्यूटी लेवाई करती है गवर्नमेंट ऑन इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। अब लेट्स सपोज देयर इज अ बिजनेसमैन हु लाइक इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम अब्रॉड एंड देन सेल्स इन इंडिया एट अ प्रॉफिट। अब जब वो इंडिया में वो प्रोडक्ट सेल करेगा तो वो उसमें ये ड्यूटी की कॉस्ट को कवर करेगा, वो अपनी जेब से नहीं भरेगा। अब जो भी प्रोडक्ट उसने बाहर से इंपोर्ट करवाया उसमें अपना प्रॉफिट और ये वाली ड्यूटी ऐड करके वो सेल करेगा। So duty is to be collected from the customers, not by the person who is actually importing. अब अगर आप सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हो, अपने पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट करवा रहे हो, इन दैट केस ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट 10 में से जो 9 ट्रांजेक्शन होती है ना जिसमें ये ड्यूटी इन्वॉल्व होती है, लोग इंपोर्ट करते हैं फॉर रीसेलिंग इट टू अदर पीपल। सेल्फ कंजम्पशन की जगह ज्यादातर जो लोग बाहर से चीजें इंपोर्ट करवाते हैं, इट इज मेनली मेंट फॉर रीसेलिंग इट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, and that is why it makes it more suitable for indirect tax rather than direct one. Then which of the following is a non-tax receipt of the government? Now non-tax receipt होता है revenue receipt, बस इसमें direct और indirect tax नहीं आते। Other examples are fees, fines, estates, special assessment. We have talked about in detail when we talked about the chapter budget. So gift tax, sales tax are actually taxes. Gifts and grants is not tax. क्या ये tax होता है? गवर्नमेंट को जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ग्रांट्स मिल रहे हैं, डोनेशन मिल रहे हैं, दीज आर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। आर वी क्लियर विद दैट? सो दिस विल बी द ऑप्शन फॉर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। यहां तक के जितने भी क्वेश्चंस थे दे वर क्वाइट डायरेक्ट, और अगर आप लोगों ने बजट को एक बार भी प्रॉपर्ली रीड करा है तो यू मस्ट हैव गॉटन ऑल द आंसर्स करेक्ट। फाइन, लेट्स प्रोसीड विद द सिक्स्थ वन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसीट्स? या तो गवर्नमेंट की बढ़ जाएंगी लायबिलिटी या कम हो जाएंगे उनके एसेट्स। पैसे आ रहे हैं तो इनसे या तो लायबिलिटी बढ़ेंगे या फिर एसेट्स रिड्यूस होंगे। नंबर 1 इज रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन से बेटा उनके एसेट्स क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि जो पैसा उनके पास लोन में उन्होंने दे रखा था वो पैसा वापस आ गया। क्या अब उसमें उनको रेगुलरली इंटरेस्ट मिलेगा या टाइम खत्म हो चुका है? टाइम खत्म हो चुका है। लोन के पैसे रिकवर हो जाने का मतलब होता है कि अब उस पर इंटरेस्ट मिलना कल से बंद। So that's why it is no longer an asset for the government, so it will be treated as a capital receipts. Let's look at the other components as well. Borrowings will increase the liability. Again a capital receipt. पैसे आ रहे हैं, liability भी government की बढ़ा रहे हैं, capital receipt. Disinvestment, it will again lead to increase in, sorry, it will lead to decrease in assets of the government. Decrease in assets, why? Because government अपनी equity private वालों को sell off कर रही है, and as a result उनके assets reduce हो रहे हैं, और काफी टाइम तो वो कंपनी की सेल ऑफ कर देते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। पहले वाले केस में और थर्ड वाले केस में गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं और बोरोइंग में उनकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल रिसीट। सो ऑल द 3 ट्रांजैक्शन दैट वी टॉक्ड अबाउट आर पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स। सो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन, सब्सिडीज आर एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी इंट्रोड्यूस जब मैंने आप लोगों को चैप्टर करा तभी मैंने एग्जांपल ये बताया था कि सब्सिडी, interest paid on loan, salaries, pensions are all example of revenue expenditure of the government। ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम हो रही है और ना कोई एसेट बदले में उनका इंक्रीज हो रहा है। सो नन ऑफ देम इज हैपनिंग, इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राशन की दुकानों पर गवर्नमेंट राशन पर सब्सिडी देती है, सीड्स फर्टिलाइजर पे फार्मर्स को क्या मिलती है? सब्सिडी। गवर्नमेंट और एलपीजी सिलेंडर्स पे उज्ज्वला योजना के अंडर में लोगों को क्या मिलती है? सब्सिडी। अब गवर्नमेंट इस पे बहुत पैसा खर्च करती है, and it is example of revenue expenditure। then borrowings जो होती है गवर्नमेंट के बजट में वो क्या है? revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit in taxes। it's basically the fiscal deficit। अब जितना पैसा गवर्नमेंट के पास कम पड़ता है, गवर्नमेंट जनरली उस पैसे को क्या कर लेती है? बोरो। सो दैट इज द फिस्कल डेफिसिट। ये हाईलाइट करता है कि गवर्नमेंट के पास पैसों की एक्चुअल शॉर्टेज कितनी है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो उससे ये हाईलाइट होता है कि हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी बोरोड। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट विल बी अ पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। एंड देन इज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कनेक्शन टू पुअर पीपल इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस। कौन सा गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट यहां पर फुलफिल करना चाहती है? इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो पुअर लोगों को फायदा देंगे तो फिर उससे गवर्नमेंट को दिक्कत ही होगी, स्कूल हॉस्पिटल बनाने में पैसा कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो नहीं रही। एंड देन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। लोगों को एलपीजी सिलेंडर में सब्सिडी देने से रेलवे, ओएनजीसी वगैरह को कोई फायदा नहीं है, तो गवर्नमेंट का उससे कोई मैनेजमेंट हो नहीं रहा।
क्रिएट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रिच लोग तो अपनी इनकम से अफोर्ड कर लेंगे सिलेंडर्स या पाइपलाइन, बट पुअर लोग भी ताकि ये नेसेसिटी को अफोर्ड कर पाए, दैट इज वाई गवर्नमेंट इन चीजों पे सब्सिडी ऑफर करती है। सो दैट इज द रीजन टू क्रिएट एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन सिलेंडर्स। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ये थोड़ी सी फॉर्मूले पे बेस्ड इक्वेशंस है। फिस्कल डेफिसिट डिफरेंस होती है प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्लान्ड रेवेन्यू रिसीट्स। बेटा इसके आगे एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स भी आएगा, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। कितना गवर्नमेंट ने प्लान करा है एक्सपेंडिचर और कितना गवर्नमेंट ने प्लान करी है रिसीट्स, ठीक है। अच्छा बाय द वे सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आता, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आना चाहिए ना। फिस्कल डेफिसिट में दोनों टाइप से एक्सपेंडिचर आते हैं, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी, और रिसीट्स तो उन्होंने सिर्फ रेवेन्यू लिखे हैं, और रिसीट्स भी रेवेन्यू भी और कैपिटल दोनों होने चाहिए, तो स्टेटमेंट कोई सेंस ही नहीं बना रही। सेकंड स्टेटमेंट, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड टोटल प्लान्ड रिसीट्स। अब इसने थोड़ी सी सेंस जरूर बनाई, बट आगे इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स उन्होंने नहीं लिखा, दैट इज व्हाई वी विल नॉट गो विद दिस इक्वेशन एज वेल। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, नॉट एट ऑल, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। रिसीट्स माइनस इंटरेस्ट इज नो फॉर्मूला एट ऑल। लास्ट वन, फिस्कल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी एंड इंटरेस्ट। Before looking at the answer and before accepting कि option D will be the correct one, do you all remember the equation for primary deficit? Fiscal deficit minus interest payments, minus interest payments, minus interest payments को अगर आप LHS में लाकर प्लस कर देते हो तो वो क्या बन जाएगा? Fiscal deficit plus interest payments will be equal to primary deficit, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली देखो मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं? फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल को यहीं पर लिखा रहने दो, इंटरेस्ट पेमेंट जो यहां पर माइनस हो रही है वो प्राइमरी में प्लस कर दो। मैंने शायद आप लोगों को तेजी में आगे फिस्कल बोल दिया। फिस्कल इज ऑन द आरएचएस, जो कि सब्ट्रैक्ट होगा किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। हैव अ लुक ओवर हियर प्रॉपर्ली। आप अगर प्राइमरी डेफिसिट निकालते हो तो फिस्कल में से आप क्या माइनस कर देते हो? इंटरेस्ट पेमेंट्स। अगर आप फिस्कल को यहीं पर लिखा रहने दो, इंटरेस्ट को आप वहां पर ले जाओ, प्राइमरी प्लस इंटरेस्ट। सो ये इक्वेशन वहां पर लिखी है, फिस्कल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो यही इक्वेशन लिखी है या कुछ और लिखा है? यही लिखा है कि अगर हम प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट्स को ऐड कर देंगे तो वो फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। जस्ट लाइक फिस्कल डेफिसिट में से जब इंटरेस्ट माइनस होता है तो प्राइमरी आती है, तो वो एक ही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करा गया। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। बाकी तीनों की कोई सेंस थी ही नहीं, तो वहां पर हमें ज्यादा टाइम यूज नहीं करना है। वी वर क्लियर विद द ऑप्शन डी that it is another formula for expressing primary deficit. So in a question where you are given primary deficit along with interest, दोनों को add up करोगे तो fiscal deficit आ जाएगा, but fiscal में से जब interest minus करोगे तो primary deficit आ जाएगा। formula use हुआ यहाँ पे, that's it. Come to the next question. Primary deficit अभी ऊपर formula लिखा था, हमें इस पर डिस्कशन करने की भी जरूरत नहीं है। fiscal deficit minus interest payments अभी ऊपर formula लिखा था। आगे बात करते हैं 12th वन। प्राइमरी डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट विल बी इक्वल टू जीरो। सुनो मेरी बात ध्यान से, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्राइमरी। इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, या अब दो बातें बोलूंगा मैं, या तो दोनों को जीरो करो या फिर दोनों को बराबर करो, और ज्यादा रियलिस्टिक क्या लग रहा है? दोनों को इक्वल करना। देखो इंटरेस्ट और फिस्कल डेफिसिट जीरो होना इज वेरी डिफिकल्ट। सो ये a माइनस बी मैंने क्यों लिखा? जस्ट टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्राइमरी डेफिसिट को कितना ज्यूम कर लो? जीरो। तो फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट में क्या रिलेशन होगा कि इन दोनों को होना पड़ेगा इक्वल। बात समझ आ रही है? जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट्स बराबर होंगे तभी तो प्राइमरी की वैल्यू जीरो आएगी। लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने जो पहले के लोन ले रखे हैं उसमें 100 करोड़ का इंटरेस्ट जाना है इस साल, और गवर्नमेंट के पास जो पैसों की शॉर्टेज हो रही है, जो बोरो करना है वो भी 100 करोड़ ही है, तो इस साल का प्राइमरी डेफिसिट कुछ भी नहीं है। इस साल गवर्नमेंट के पास जो शॉर्टेज इस ईयर को बिलोंग करती है वो कुछ भी नहीं है। जो शॉर्टेज आ रही है वो सिर्फ इसीलिए आ रही है क्योंकि पुराने जो उन्होंने लोन ले रखे हैं उस पर उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सो इन दैट सिनेरियो योर फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट्स and it will lead to primary deficit being zero in the economy. What does it indicate? It indicates that there is no actually deficit in this year, but the only shortage amount that the government has to incur is on the interest payments on the past borrowings. ठीक है, इतना डिटेल में हो सकता है कोई MCQ का क्वेश्चन आ जाए कि what does zero primary deficit indicate? So it indicates old interest payments on the loans that the government took in certain years back. Okay,
क्वेश्चन नंबर 12 वी आर डन विद, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, सीधा वी आर कमिंग नाउ टू फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे जी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम पे अब जो वो राशन वगैरह बच्चों को खिलाते हैं स्कूल्स वगैरह में, ये किस टाइप का उनका एक्सपेंडिचर है? इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ना तो बेटा इससे उनके क्या बढ़ रहे हैं एसेट्स, और ना रिड्यूस हो रही है गवर्नमेंट की लाइबिलिटी। सो इट्स श्योर शॉर्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मिड डे मील सारे बच्चे याद रखेंगे, इस पे खर्चा जो गवर्नमेंट करती है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंड। काफी बच्चे ये बोलेंगे सर डेवलपमेंट हो रही है, बेटा डेवलपमेंट बच्चों की हो रही है, इकोनॉमी की नहीं हो रही है। गवर्नमेंट बजट इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी। सो जब कोई फ्लाईओवर बनता है, स्कूल बनता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उससे एसेट्स बढ़ते हैं, बट बच्चों को खाना पीना खिलाने से एसेट्स नहीं बढ़ते हैं। बट क्वेश्चन ये नहीं आता कि ये नेसेसरी है या नहीं है, नेसेसरी तो है, बट स्टिल इससे कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रही, इट इज टू बी केप्ट अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन वी हैव टू टॉक अबाउट वैल्यू एडेड टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज ये सेलर्स पे लेवाई करा जाता है, अल्कोहल पे, पेट्रोल पे, विद इन इंडिया वी चार्ज वैट, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट, जो पसंद आए लिख दो। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट में गवर्नमेंट के पास डोनेशंस भी आते हैं, जो लोन दे रखे हैं उस पे इंटरेस्ट आते हैं, ठीक है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट फीस, फाइन्स, एस्टीट्स, स्पेशल असेसमेंट्स आर ऑल सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। डैश डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल लेस इंटरेस्ट पेमेंट्स, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। फिस्कल माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट। डैश डेफिसिट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट ऑन पास्ट लोन्स। देखो प्राइमरी में तो माइनस हो जाती हैं। When we calculate primary deficit, how do we calculate fiscal minus interest payments? We do for calculating primary deficit. But when we talk about fiscal deficit, क्या इंटरेस्ट का मेंशन होता है वहां पे? तो इंटरेस्ट उसमें इंक्लूडेड होते हैं। काफी बार जल्दबाजी में मैं नोटिस करता हूं बच्चे लिखकर आ जाते हैं कि डैश इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट्स, लिखकर आते हैं प्राइमरी डेफिसिट। थोड़ा सा जरा रिकॉल अगर आप लोग करोगे तो प्राइमरी में तो एक्चुअली इंटरेस्ट एक्सक्लूड हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो किसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है? फिस्कल में। ये कुछ मतलब आड़े टेढ़े क्वेश्चंस है जो एग्जाम में टीचर्स पूछ लेते हैं और बच्चों को सोचने के लिए इतना टाइम मिलता नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बट दिस इज द ओनली रीजन वी हैव टू वर्क ऑन दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ताकि एग्जाम में अगर ये आ जाए तो आपको सेकंड थॉट लेकर ही ना आना पड़े और आंसर आपके ब्रेन में हो कि कौन से डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्लूड होती हैं, तो उसमें आंसर दोगे फिस्कल, और कौन से में इंटरेस्ट पेमेंट्स एक्सक्लूड होती हैं? प्राइमरी। प्राइमरी के फॉर्मूले में माइनस होती है ना, बट फिस्कल में इंक्लूडेड होती है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो। आगे बात करते हैं असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, गवर्नमेंट का जो बजट है वो स्टेटमेंट दिखाता है एक्चुअल रिसिट्स, हो गया, असर्शन ही गलत हो गई। क्यों असर्शन गलत होगी? उन्होंने लिख दिया एक्चुअल। एक्चुअल की जगह क्या होना चाहिए? एस्टिमेटेड। भाई बजट साल के बिगिनिंग में बनाया जाता है, नॉट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बजट में एक्चुअल रिसिट्स और एक्सपेंडिचर नहीं होते, बजट में एस्टीमेट कितना गवर्नमेंट करके चल रही है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा लगाना है, और यहां पर क्या लिख दिया कि शोइंग एक्चुअल रिसिट्स। अब इसमें आप लोग देख रहे हो मैंने ऑप्शन डी लिखा है। बेटा जिन बच्चों को असर्शन रीजनिंग के रूल्स नहीं क्लियर है, हम ऑप्शन ए के साथ जाते हैं। इफ असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन, तो यहां तो असर्शन ही गलत है, तो वो कौन सा ऑप्शन होता है बताता हूं अभी। सेकंड ऑप्शन नंबर बी, बी आप लोग तब पे करोगे व्हेन असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ऑप्शन सी आप तब पिक करोगे जब असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। आप ऑप्शन डी तब पिक करोगे जब असर्शन फॉल्स होगी बट रीजन ट्रू होगा। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को रीजन रीड करके दिखाऊंगा तो वो ट्रू होगा। देखो, गवर्नमेंट बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द नेशन, यस, सो द रीजन इज ट्रू। सो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, वी विल गो विद ऑप्शन डी। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जब ऊपर रीड कर लिया है कि असर्शन ही फॉल्स है। सबसे सिंपल कैटेगरी का ये क्वेश्चन माना जाता है जब ऑप्शन डी जा रहा होता है, क्योंकि ऑप्शन ए और बी में आप लोगों को रिलेट करना पड़ेगा। ऑप्शन ए और बी दोनों में असर्शन और रीजन ट्रू होते हैं, बट ऑप्शन ए के साथ तब जाना जब वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, रीजन ठीक तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है तो, और ऑप्शन बी के साथ तब जाना जब रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब दोनों डिफरेंट है या फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है। और ऑप्शन सी के साथ तब जाना जब रीजन फॉल्स है। तो ये एक तरीके से ट्रू फॉल्स का एडवांस वर्जन है। तो स्टेटमेंट को ये देख लो ट्रू है या फॉल्स है, तब आप ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उस पर जो उनको डिविडेंड रिसीव होता है, उससे ना तो उनका बेटों की लायबिलिटी बढ़ रही है कि वो पैसे वापस करने हैं, और ना उनका कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट फॉर द गवर्नमेंट। रीजन, रेवेन्यू रिसीट्स नाइदर रिड्यूस लायबिलिटीज, नाइदर
इंक्रीज लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। उल्टा लिख दिया। अब काफी केस में बच्चे क्या देखकर आ जाएंगे कि नाइदर लिखा हुआ है तो करेक्ट है। बेटा रिलेशन कैसा है वो तो समझो। पैसे आ रहे हैं तो या तो उससे लाइबिलिटी बढ़ेगी या एसेट कम होगा, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो लाइबिलिटी बढ़ रही है और ना एसेट कम हो रहा है, देन इट विल बी रेवेन्यू रिसिट। बट यहां लाइबिलिटी के बारे में इंक्रीज के एंगल से नहीं लिखा, यहाँ पे लाइबिलिटी से क्या लिखा है, रिड्यूस लिख दिया। और यहां पर एसेट के आगे बेटा इसमें ये नहीं लिखा कि एसेट कम हो रहा है, जहां पर लिखा है एसेट इंक्रीज नहीं हो रहा, क्रिएट नहीं हो रहा। तो दोनों बातें यहां पर गलत लिखी हैं। लाइबिलिटीज के लिए भी गलत बात है, एसेट के लिए भी गलत बात है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू रिसिट्स। सो रेवेन्यू रिसिट्स का एग्जांपल होता है टैक्स और नॉन टैक्स। अब टैक्स से पैसा है चाहे नॉन टैक्स है, फीस फाइन वगैरह से, उनसे ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है कि वो पैसा रिटर्न करेंगे और ना उनको भी एसेट कम हो रहा है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी के साथ जाएंगे दैट असर्शन तो ट्रू थी बट रीजन फॉल्स है। लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 3। रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? गवर्नमेंट ने जो लोन ले रखा था उसकी पेमेंट कर दी, तो उनके लिए ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि इनसे उनकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो या बदले में कोई एसेट इंक्रीज हो। जब दोनों में से कुछ भी नहीं हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। भाई लोन की पेमेंट कर देने से तो लायबिलिटी निपट गई ना, अब उस पर उनको ना तो इंटरेस्ट देना है ना वो पैसा फ्यूचर में रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अब कर दिया। तो लायबिलिटी रिडक्शन की वजह से इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटली राइट, असर्शन इज ट्रू। रीजन, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट लेड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स, यस, और रिडक्शन इन लायबिलिटीज। यही सुनना चाहिए था हमें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम हो जाएगी जैसे इस असर्शन में हुई, या फिर बदले में कोई एसेट इंक्रीज हो जाता कि फ्लाईओवर बन गया, स्कूल बन गया। दोनों में से अगर कोई भी एक हो रहा है तो इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाना पसंद करेंगे। कोई डाउट डिफिकल्टी यहां तक बजट में? क्लैरिटी हो रही है इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं एंड क्यों हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चंस पे? इफ यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट, फाइन। So get clarity with the concept and then you will not find any difficulty in solving any type of question. Let it be MCQ, fill in the blanks for assertion reasoning. We are done with that. Let's proceed further. One marker question. What is a budget? समझाऊं या बता डेफिनेशन? ये जो बेसिक क्वेश्चन, इन पर मैं टाइम लगाने के लिए क्लास नहीं ले रहा हूं। What are the revenue receipts in government budget? बहुत देर से मैं बता चुका हूं कि revenue receipts क्या होते हैं। What is a tax? A compulsory payment to be made by citizens of the nation to the government. It's a compulsory or mandatory payment to be made by the citizen of the nation to the government. Then define indirect tax. Indirect taxes are levied on goods and services in which incidence and burden are shifted on different people या फिर are implemented on different persons. Examples आप दे सकते हो GST and value added tax या फिर custom duty. What are capital receipts? कर चुके हैं बात ऑलरेडी, बट चलो एक बार और सुन लो। या तो liabilities बढ़ेंगी या फिर assets reduce होगा। Example borrowings. What are revenue expenditure? कर चुके हैं, एक बार और सुन लो। गवर्नमेंट की ना तो इसमें लायबिलिटीज कम होती है और ना उनका एसेट इंक्रीज होता है, लाइक सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, डोनेशंस। व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर? अब इसमें या तो लायबिलिटी कम होगी गवर्नमेंट की या उनको कोई एसेट इंक्रीज होगा, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल। फिस्कल डेफिसिट, द एक्सेस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द एस्टिमेटेड रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है उनके एस्टिमेटेड रिसीट से, बोरोइंग्स को हटाने के बाद, तो जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर देते हैं एंड डिफरेंस कम्स आउट टू बी रेवेन्यू डेफिसिट। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट इज अ डिफरेंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पास्ट बोरोइंग्स। वी आर डन विद 1 मार्कर्स। 2 कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट आप 2 तरीके से बता सकते हो। रेवेन्यू कैपिटल, तो लिख देना रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल में कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा तरीका रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको एक्सप्लेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू? टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स भी रेवेन्यू है। लोन्स रिसीव्ड इज नॉट रेवेन्यू, इट्स कैपिटल। स्मॉल सेविंग्स, बेटा स्मॉल सेविंग ना जो लोग पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ में पैसे जमा करवाते हैं, ईपीएफ में, वो पैसा ना पोस्ट ऑफिस से गवर्नमेंट उठा लेती है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए, पर वो पैसा पब्लिक का है और गवर्नमेंट को वो पैसा जब पब्लिक विड्रॉ करना चाहेगी उन्हें वापस देना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट के लिए वो तरीके से बोरोविंग्स है। हमारी जो छोटी मोटी सेविंग हमने रखवाई है पोस्ट ऑफिस में, वो गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करती है।
तो उससे उनकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसेट फॉर द गवर्नमेंट। जस्ट लाइक गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन में पब्लिक से पैसा बोरो करती है, वैसे ही स्मॉल सेविंग से एक इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा उठा लेती है अपने एक्सपेंसेस के लिए। फिर जब लोग विड्रॉ करते हैं तो गवर्नमेंट को वो पैसा रिटर्न करना पड़ता है। दैट इज व्हाई इट्स एन कैपिटल रिसिट्स फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज इट इंक्रीजेस टू लायबिलिटी। तो इट्स नॉट अ रेवेन्यू, इट्स कैपिटल अगेन। देन इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू, तो क्या क्या रेवेन्यू में आ गया यहाँ पे, एक ये इंटरेस्ट आ गया, एक नॉन टैक्स आ गया और टैक्स आ गया, ये दोनों कैपिटल में जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? उन्होंने ये तो पूछा ही नहीं कि रेवेन्यू रिसिट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो तो ये पूछ रहे कि रेकरिंग नेचर है, कौन सा कंपोनेंट है जो रेगुलरली होगा। तो स्मॉल सेविंग कैपिटल रिसिट रहेगी और वो बार बार नहीं होती, गवर्नमेंट तभी पैसा उठाती है जब उनको रिक्वायरमेंट होती है। एंड अलॉन्ग विद लोन भी तभी लेंगे जब शॉर्टेज होगी फंड्स की, अदरवाइज लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट बाकी चीजें रेकरिंग है, चलती रहेंगी। सो दैट इज व्हाई इट विल बी पार्ट ऑफ रेवेन्यू नेचर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कैपिटल में आएगा? बोरोइंग कैपिटल है जी, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल रिसिट है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, वंस अगेन कैपिटल रिसिट है। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रोड्स बनाना, फ्लाईओवर बनाना विल इंक्रीज द एसेट्स ऑफ द इकोनॉमी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले दोनों कैपिटल रिसिट, तीसरा वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चारों ही कैपिटल में आ रहे हैं। पहले दो कैपिटल रिसिट है, अगले दो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गिविंग रीजंस क्लासिफाई करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सब्सिडीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रीपेमेंट ऑफ लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर, लायबिलिटी कम हो जाएगी। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, छोटे मोटे खर्चे टैक्स कलेक्शन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग ब्रिज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे एसेट्स इंक्रीज होंगे। टैक्सेशन इज एन इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। रिच लोगों पे टैक्सेस लगा के पुअर को वेलफेयर दो, स्कूल हॉस्पिटल्स बना के, थोड़ा तरीके से एक्सप्लेन कर लेना। ये बेसिकली जो पॉइंट है वो हाईलाइट कर रहा है, गवर्नमेंट बजट ट्राइज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। वो जो ऑब्जेक्टिव वाला एक्सप्लेनेशन है ना, वो यहां पर आपसे वो एग्जामिनर मांग रहे हैं, किस तरीके से वो इक्वालिटी प्रमोट करते हैं। रिच लोगों पे टैक्सेस लगा के पुअर के वेलफेयर पे स्पेंड करते हैं। एग्जांपल दे सकते हो कि हायर इनकम वाले लोगों पे टैक्स लगा के पुअर लोगों के चिल्ड्रन को एजुकेशन दी जाती है, हेल्थ केयर ट्रीटमेंट दिया जाता है। दैट्स इट। थोड़ा स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करना। Explain how government budget can be useful in bringing economic stability when the situation is of inflation in the economy. People have a lot of excess money supply. Government will increase the taxes, reduce its expenditure so that money supply can be controlled. On the other hand, when the situation is of deflation, people are not having much money with themselves. Then at that time, government will be reducing the taxes, increasing the expenditures. Next, how are capital receipts different from revenue receipts? Discuss briefly, ये आप खुद करोगे। Classify the following into capital receipts and revenue receipts. Recovery of loan, capital receipt. Interest received, revenue receipt. Dividend revenue receipt. Grants from revenue receipt. सिर्फ एक capital receipt था, recovery of loan, बाकी revenue receipts है। Long answer type questions. Discuss briefly the role of government budget in allocation of resources. इसमें आप लिख कर आओगे, गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है हार्मफुल कमोडिटीज पे लाइक सिगरेट टबेको, और गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है खादी प्रोडक्ट्स के ऊपर और हैंडमेड चीजों के ऊपर, ताकि वो चीजें एनकरेज हो। अब इसमें ये बात भी लिख कर आओगे, गवर्नमेंट डायरेक्टली वो चीजें प्रोड्यूस करती है जो प्राइवेट लोगों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, लाइक ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स। दैट्स इट। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 6 मार्कर। ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये वाला है, और एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाला जो पीछे भी डिस्कस करा था। हाउ गवर्नमेंट बजट कैन बी अ बजटरी पॉलिसी इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। टैक्सेस लगाओ रिच पे और पुअर के वेलफेयर पे स्पेंड करो, यही वाला पॉइंट है इकोनॉमिक रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ वाला जो पीछे भी करा था डिस्कस। गवर्नमेंट्स अक्रॉस द नेशंस आर टू मच वरीड अबाउट द टर्म फिस्कल डेफिसिट। क्या ये इन्फ्लेशनरी इन नेचर होता है? 6 नंबर का क्वेश्चन है। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? शॉर्टेज ऑफ द अमाउंट फॉर द गवर्नमेंट that they have to spend in the economy. It is basically the excess of expenditure over the excess of receipts during one financial year. अब जो शॉर्टेज होगी वो दो तरीके से पूरी करी जा सकती है। एक तरीका होता है बोरोइंग्स और दूसरा तरीका होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। बोरोइंग्स में क्या होता है? गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा बोरो करती है और फिर उसको स्पेंड करती है कंट्री की डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, लाइक बिल्डिंग फ्लाईओवर, बिल्डिंग स्कूल्स, बिल्डिंग हॉस्पिटल्स। इससे क्या होता है कि लोगों को काम मिलता है, और जो गवर्नमेंट ने पब्लिक से पैसा बोरो करा है वो लोगों को सैलरीज में, वेजेस में देते हैं। तो जितना गवर्नमेंट ने करेंसी की लोगों से डिमांड करी उतना ही वो इकोनॉमी में सप्लाई कर देते हैं,
और उससे इन्फ्लेशन नहीं होती है, बोरो करने से इन्फ्लेशन नहीं होगी। बट अगर गवर्नमेंट ने करेंसी को प्रिंट करा और लोगों में पैसा बांट दिया तो सप्लाई बढ़ी है, उतनी डिमांड नहीं थी। इन दैट सिचुएशन इट विल लेड टू इंक्रीज इन प्राइसेस इन द इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट उस करेंसी को जो भी सर्कुलेशन में लेकर आई है कवर अप करने के लिए टैक्सेस बढ़ा देगी। गवर्नमेंट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्सेशंस so that they can cover the excess currency in the economy. So if the amount is spent for development or infrastructure activities, it might not lead to increase in price levels in the economy because the money will be circulated to the people because of their factor services. But if people are getting money because of the excess of printing more currency by the government, it might lead to inflation in the economy, because in that case government has printed the currency in order to increase the supply in the economy for domestic currency. Supply will increase, people will be spending more money in the economy, aggregate demand will increase, price levels will eventually increase. So borrowing करने से inflation नहीं होती है, deficit financing से inflation होती है। इसको थोड़ा और structured way से मैं आपके WhatsApp ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्योंकि this question is quite popular. But overall आपको समझ में आ गया है कि borrowings might not lead to inflation, but deficit financing will lead to inflation. And that's it for government budget from my side for this particular lecture. I will just switch off the video recording.